अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद और आज मेरे साथ अब्दुल कयूम सदीकी और ख़ास मेहमान अफसार आलम, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। अवाम पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। ये एक सितम ज़रीफ़ी कहें या कुछ भी कि आज से ठीक एक साल पहले 10 अप्रैल को ही, आज जब पूरी कौम जश्न मना रही है आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह का, तो एक साल पहले क्या हुआ था? अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इमरान खान को पहली बार तारीख में एक वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटा दिया गया था। मगर आज से 50 साल पहले 10 अप्रैल 1973 को आईन पाकिस्तान, मुत्तफ़िक़ा आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुंतखब असम्बली ने मंजूर किया और आज तक ये वाहिद आइन है जिसको मुकम्मल तौर पर बामाल नहीं किया जा सका। इससे पहले 1956 का आइन फील्ड मार्शल अयूब खान की नज़र हो गया और फिर 1962 का आइन फील्ड मार्शल अयूब खान का दिया था, जिसके बायस जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। सानिया पाकिस्तान भी हुआ और फिर 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये आइन दिया था। मगर आज 10 अप्रैल के रोज़ और बहुत कुछ भी हुआ है। कौमी असम्बली में एक करारदाद के ज़रिए ये कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएँ। आज कौमी असम्बली में ही एक मिनी बिल के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के अखराजात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का तकाजा किया गया है। और आज ही डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की जिसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की रकम आज 10 अप्रैल तक फराहम करनी थी, और अगर नहीं की गई तो फिर 11 अप्रैल यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को मतला करेगा कि रकम क्यों नहीं फराहम की गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो अफसार आलम, बहुत शुक्रिया। आज आईन पाकिस्तान को 50 साल हो गए हैं और आज ख़ुसूसी तौर पे पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के उस हॉल में जहाँ पे दोनों ईवान मुश्तरका इजलास भी बुलाते रहे, एक ऐसी तकरीब थी कि जिसमें आम लोग भी उस हॉल में जाके बैठ सकते थे, मीडिया भी था, सिविल सोसाइटी भी थी। और आज की तकरीब की तो ख़ास बात जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की आमद भी थी और उन्होंने पार्लियामेंट से, बल्कि उस तकरीब से मैं कहूँ खिताब भी किया तो गलत ना होगा। तो अब सारा लोग सब कैसे देख रहे हैं ये 50 साल का अरसा जो है? आज हम केक तो खा रहे हैं इस आईन पाकिस्तान का, सालगिरह का, गोल्डन जुबली का। तो आज के दिन हमें कैसे आईन पाकिस्तान के 50 साल को याद रखना चाहिए? शुक्रिया मती साहब। एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी वहाँ मौजूद थे और दूसरे लोग भी, मीडिया से भी और समाजी लीडरान भी वहाँ मौजूद थे। और उस कन्वेंशन में पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया अपनी आंखों पे जब मैंने उनको वहाँ बैठे हुए देखा, तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीन आया। तो और ख़ुशी हुई कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आके वो उस महफ़िल का हिस्सा बने हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी, नेशनल असम्बली के फ्लोर पे हो रही थी। था वो कन्वेंशन, पार्लियामेंट का इजलास नहीं था। तो और वैसे भी अगर पार्लियामेंट का इजलास भी हो तो स्पीकर की ये सवाबदीद है कि वो जिसको भी इनवाइट करें उस फ्लोर पे वो आ सकता है और स्पीकर की इजाज़त से आना भी चाहिए। जब हमारे जजेस पूरी दुनिया में जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे ख़िताब करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ख़िताब करते हैं और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ ख़िताब करते हैं, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई कन्वेंशन हो रहा है तो उनका वहाँ आना बाइस इज़्ज़त है हमारे मुल्क के लिए, हमारे आइन के लिए और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए कि एक कंसेंसस बिल्डअप होता है कि सभी एक पेज पे हैं आइन की जहाँ तक बात होती है उस हद तक। और वो उन्होंने क्लियर भी किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी तकरीर में कि कल को आपके केसेस भी हमारे ख़िलाफ़ हमारे पास आएंगे और हो सकता है हम आपके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अच्छा खुला डुला डायलॉग जो हुआ है वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना चाहिए। मगर इसकी मैं कुछ तो इसको बहुत ऑप्टिक्स सपोर्ट करता हूँ कि इंडिया की अब साथ साथ कुछ ऑप्टिक्स ऐसी ऑप्टिक्स बनी देखिए, कि साथ में बनाना- आसिफ जरदारी तकरीर कर रहे हैं और साथ में वो कायम अली शाह साहब बीच में एक वो तकिए की तरह वक्फा रखे हुए हैं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अगली सीट पे बैठे हैं। तो क्यों साहब ये ऑप्टिक्स को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक जज हैं, ये और बात है, उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरा इन सियासी तकरीरों से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को भी दावत दी गई थी, कोई भी नहीं आया। और ये वही आईने पाकिस्तान है जिसकी तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपना काम चलाते हैं, मगर उसका सालगिरह पे, गोल्डन जुबली पे पार्लियामेंट को इज्जत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज नहीं आया मां सवाए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा।
तो आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं देखें मती, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिल में। अब मैं जरा कयूम से ये ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। अच्छा जी ठीक। बहुत माजरत के साथ अफसर साहब, आपके होते हुए ऐसे ही सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मतीउल्लाह जान साहब, ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं आप, अब अगर ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो कायम अली शाह उन अरकान पार्लियामेंट में से हैं जब दस्तूर साज असम्बली में आइन पास हुआ था, मंजूर हुआ था, तो वो उसके वन ऑफ द सिग्नेटरी हैं। तारीख है, एक और तारीख सिंध है असम्बली, और सिंध असम्बली, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब आ जाएं तो आसिफ जरदारी साहब एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके खिलाफ केसेस भी होंगे, केसेस अदालतों में हैं, उनका जो भी सिलसिला आएगा, लेकिन उससे किसी पार्लियामेंट की तौकीर तो कम नहीं होती है। और पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट की तो वहाँ पे वो कोई अपने मुकदमात का फैसला लेने के लिए तो नहीं बैठे हुए थे, जैसे अभी अबसार साहब ने कहा कि दुनिया भर में जाते हैं। और फिर वो आइन जिसका हल्फ लिया हुआ है, जिसका उन्होंने वहाँ पे भी इजहार किया कि विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा मैसेज है, ठीक है। क्योंकि आज के माहौल के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हो सकता है, तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम नहीं दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ की तरफ से कि हम आइन के साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में इसको हम सुन लेते हैं। जस्टिस काजी फाइसा ने इस हवाले से कहा क्या, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो उन्होंने आज इस तकरीब में की। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स में ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है। अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहाफिज हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है कि आई शैल प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो कयूम साहब, एक तरफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठा के एक पैगाम देते हैं, एक खामोश पैगाम है, और एक तरफ जस्टिस काजी फाइसा हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शरीक होते हैं और वहाँ पे ये ऐलान करते हैं कि मैं आइन का दिफा करूँगा, अगर ना कर सका तो मुझ पर तनकीद करें। तो आप दोनों का मुआवजा कैसे करते हैं? देखिए मतीला जान साहब, तनकीद तो हम जस्टिस उमरता बंदयाल की ज़ात के ऊपर तो नहीं कर रहे, हम तो तनकीद जो है वो कर रहे हैं कि उनका जो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया वो फेयरली, जस्टली और गैर जानिबदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि एक सर्कुलर के ऊपर जो कि उनका अपना है, उनके एडवाइस पर उनका रजिस्ट्रार, वो हमें तो वो कहते थे ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था इलेक्शन डेट वाला, कि आप अपनी मर्जी का जज कैसे कह सकते हैं। तो क्या बंदयाल साहब का सर्कुलर वो एडजुडिकेट होना था, उन्होंने उसके ऊपर अपनी ही मर्जी के 6 जज नहीं बनाए। वो कहते हैं वो तो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, मास्टर और नहीं मास्टर ऑफ द रोल्स, पूरी सुप्रीम कोर्ट रोस्ट हो जाए। अब तो उन्होंने मास्टर ऑफ द रोल्स कह दिया उसके अंदर, रूल्स भी देखें। बहरहाल कयूम में एक चाहूंगा कि जो आज पॉलिटिशियंस ने जो आज तकरीरें की हैं आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर, पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर आपसे इस पे राय लेते हैं। We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. जब से हमें ये आइन मिला है, हमने इस आइन को कमजोर किया है या हमने इस आइन को मजबूत किया है? मेरी नजर में हमने आज तक इस आइन को कमजोर किया है। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, ताकि जब आपका 10 साल का डॉक्टरेट चलता रहा तो उनको एक रबर स्टैम्प मिलते रहे। 10th of April 2023 as the National Constitution Day, to be celebrated every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973 and to educate the people of Pakistan about the Constitution and its
significance for the country. अफसार साहब, एक तरफ कौम जश्न मना रही है आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पे, तो दूसरी तरफ बज़ाहिर PTI वाले जो हैं वो शोक की हालत में हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले उनके वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की चिट्ठी पकड़ा के पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया था। तो कैसे देख रहे हैं आज का ये दिन जो है सियासी एतबार से कितना अहम है, और PTI वालों ने कुछ ज़्यादा शिरकत भी नहीं की आज की इस तकरीब के अंदर ख़ास तौर पे? मेरा ख्याल है कि PTI में अभी जमहूरी कदरें बनने में टाइम लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो छोटे सूबों की जमातें थीं, ANP है या बलूचिस्तान की जो जमातें थीं, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, फिर मुस्लिम लीग नून आई, इन सब जमातों की आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी कदरें परवान चढ़ती रहीं और मजबूत होती रहीं। PTI लेट आई है और उसकी पैदाइश और उसकी जो परवरिश है उसमें जिन लोगों का हाथ है, तो ज़ाहिर है जमहूरी कदरों को वक्त लगेगा वहाँ इस्टेब्लिश होते हुए। वरना आपने देखा हुआ है वो ज़माना जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात होते थे और जिस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन अब आके जब आइन की बात होती है, पार्लियामेंट की बात होती है, तो वो सब एक पेज पे हैं। इसके बावजूद भी कि उनके दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, गहरे इख्तलाफात हैं। मेरा ख्याल है कि अगर जमहूरी अमल जारी रहे और इसी तरह जारी रहे जिस तरह, तो फिर PTI को भी आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की जो असल जो इसका जायका है वो चखेंगे। और मगर अफसार साहब, माजरत के साथ सोचा करेंगे अगर आप इसको जमहूरी अमल जारी रहना कहते हैं, तो जो कुछ 1988 के बाद बेनज़ीर की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से तमगा जमहूरियत दिया जनरल असलम बेग को, और फिर उन्होंने 90 के इलेक्शन चोरी किए, और उसके बाद 90 के अशरे में जो होता रहा, तो अगर इसी तरह जमहूरी अमल जारी रखना है तो फिर तो मेरे ख्याल में ये 50 साल तकरीबात का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं एक आपको अपना एनालिसिस देता हूँ। आज आइन को 50 साल हो गए हैं ना, तो इन 50 साल में 39 साल इस मुल्क में क्या होता रहा है, मैं आपको भी हिसाब दे देता हूँ। 11 साल ज़ियाउल हक के, 10 साल परवेज़ मुशर्रफ के, असलम बेग का जिसका भी आपने तमगा जमहूरियत का जिक्र किया, असलम बेग के 3 साल उनकी अपनी डॉक्ट्रिन चलती रही। सदर उन्होंने अपनी मर्जी का लाए, वज़ीर ख़ारजा अपनी मर्जी का लाए, वज़ीर दिफ़ा अपनी मर्जी का लाए, सारी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी मर्जी से चलाई असलम बेग साहब ने। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल आ गए, फिर जनरल राहील शरीफ के 3 साल उनकी डॉक्ट्रिन चलती रही, उससे पहले जनरल कियानी के 6 साल डॉक्ट्रिन चलती रही, फिर राहील शरीफ के बाद कमर बाजवा की डॉक्ट्रिन 6 साल चलती रही। ये 39 साल बनते हैं, 39 ईयर्स आउट ऑफ 50 ईयर्स। अब अगर 11 साल जहाँ पे मुदाखलत कम हुई है, मैं ये नहीं कहता ख़त्म हुई थी, कम हुई है, तो उसमें क्या क्या कुछ हुआ है इस मुल्क में, आप खुद देख लें। एक टूटा फूटा मुल्क 15 साल के मार्शल लॉ के नतीजे में जो टूट गया, और इतना बड़ा सानिया था, किसी एक बंदे को सज़ा नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इस आइन की वजह से और इस पार्लियामेंट की वजह से ये मुल्क टूटने से बचा हुआ है। ये बात अगर आप, जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो फिर हम जंग कर लेंगे, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट काम कर रही है, चाहे कमज़ोर हो, चाहे वो मेल फंक्शनड हो, तो ये मुल्क बच जाएगा, क्योंकि हमारी साख्त ऐसी है इस मुल्क की। ठीक है, इस बात को ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से अगर हम सोचेंगे तो आगे चलेंगे। दूसरी बात, मैं आपकी इस बात के अंदर जो तंज है मैं समझता हूँ उसको, और मैं आपसे मुत्तफिक भी हूँ टू सम एक्सटेंट कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका जो रोल है जो उन्हें अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन देखें लिमिटेशंस बहुत हैं। या तो और जहाँ पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करती है, आगे चलती है, ये मुस्लिम लीग नून कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे ले जाने की कोशिश करती है, तो कभी तो हम उसको स्मार्टनेस कह देते हैं, कभी हम कह देते हैं कि ये डर गए हैं। अगर वो खड़े हो जाएं तो हमारा मीडिया जो है ना, मीडिया का रोल बड़ा अहम है। हम कहना शुरू कर देते हैं ये देखिए इदारों पे हमलावर हो गए। अब ये इसके दरमियान भी तो कुछ हमलावर क्यों कहते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्शन करते करते हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज जैसे लोगों को पैदा किया इसी निज़ाम ने और इसी आइन ने। मेरे ख्याल में इसमें हमें कुछ अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक आईडी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरियाद कर रहा है स्पीकर पार्लियामेंट के सामने, कौमी असम्बली के सामने, कि हमारे पर काटे जा रहे हैं, हाथ पांव बांधे जा रहे हैं, और फिर हमसे ये तवक्को की जा रही है कि हम मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस कराएं। ये मामला क्या है? छोटी सी ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की स्याही सूखी नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं जिन फैसलों में इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 1 मार्च और 4 अप्रैल 2023 के जो फैसले हैं जिनमें 14 मई को इलेक्शन कराने का कहा गया है, उन फैसलों से इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन आइन के तहत जो उसको अख्तियारात दिए गए साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के, उन अख्तियारात को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने से कासिर है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन वाहिद अथॉरिटी है, वो ये तय करे कि कब मुल्क में इलेक्शन का माहौल साजगार है और कब नहीं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन किसी भी अथॉरिटी को जवाबदेह नहीं है। ये बड़ी ही एक स्केथिंग किस्म के रिमार्क्स हैं और ये भी उन्होंने गिला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं वो जब भी कोई इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है वो स्टे ऑर्डर दे देते हैं। डस्का का मामले का जिक्र किया है उसमें कि डस्का के मामले में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर्स दे दिए, फिर आगे जाके उनका जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है, और फिर जब बेलेबल वारंट जारी करते हैं किसी की पेशी को यकीनी बनाने के लिए, फिर भी अदालतें जो है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक देती हैं। तो ये ही, और साथ ही उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आर्टिकल 57 सेक्शन 57(1) और सेक्शन 58 इसमें बाकायदा तरमीम की जाए ये इलेक्शन एक्ट में, और जो उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जो है तब्दीली कर सकता है थोड़ा बहुत वाला 58 सेक्शन 58 तो क्या है इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है मुकम्मल तौर पे दिया जाए कि कब इलेक्शन करवाने, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की तो हिम्मत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन को। इस लेटर में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया, जैसे जस्टिस बंदयाल साहब ने रिमार्क्स में अपने जज्बात का इजहार कर दिया। आप क्या कहेंगे इस लेटर को? चार्जशीट है कि नहीं है? वैसे ही है मतलब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वो इनएबिलिटीज जाहिर कर रहा है कि जो कि जुडिशल विंग की तरफ से उसको पेश आती हैं। मतलब देखें ज़िमनी इलेक्शन भी होना थे, ज़िमनी इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 60 डेज के अंदर हो, तो अदालतों ने उसको स्टे किया हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वहाँ पे 60 डेज का कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद जो है मेरा जहाँ तक है उसमें देखना चाहिए कि जो आइन के आर्टिकल 225 के अंदर है कि कौन से मामला जो हैं वो जाएंगे अदालतों के अंदर, वो उसके तहत जो मामला हैं वो अदालतों के अंदर जाने चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये हर सतह पे रोक देना, अब आप देखिए कितनी हैरत की बात है कि कासिम सूरी साहब जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे साहब का, उनका जो फैसला आया था कि जाली वोटों के ऊपर वो बने थे, वो फैसला जो है थी जो जी आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, हाँ। तो वो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने स्टे कर दिया था, उसके बाद से आज तक वो लगा ही नहीं है। अगर एक दो दफा कहा भी कि ये डिफरेंशिएट करके लगाएं और ये करें, उसके बाद फिर नहीं लगा, स्टे मिला रहा, अभी तक स्टे चल रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप देखें कि इंक्वायरीज के हवाले से बीआरटी की इंक्वायरी आई तो जस्टिस सुमरता बंदयाल का ही बेंच था जिसने उस इंक्वायरी को स्टे कर दिया था। इसी तरह से आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान की जो डस्का के अंदर जो धुंध छा गई थी, धुंध की नजर हो गए थे वो इंतखाबात, और किस तरह से वहां पे 20 प्रिजाइडिंग अफसर के अगवा होने का इल्जाम था और सीनियर पुलिस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी थी। और वो इंक्वायरी किसने रोकी थी? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजाअत अली खान साहब। और फिर उसके बाद जब आया तो उन्होंने कहा कि ये अपने अपने ये फिर ICA में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट की 2 जजों ने कहा कि इंक्वायरी अपने अपने महकमों में जाके इंक्वायरियां होती रहेंगी, वो खत्म हो गया। तो सजा और जजा का जो इख्तियार, हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता भी तो उसके बाद भी उनके पास जो है वो इख्तियार था कि वो आला अदालतों से रुजू कर सकते थे। और फिर इमरान खान के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने लगता है इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे कर देते हैं कंटेम्प्ट में भी कि आपके पास कंटेम्प्ट का इख्तियार ही नहीं है। हाँ, और जब इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को ऑर्डर ही कम्युनिकेट ना हुआ हो। तो ये जो इस किस्म की एक पिदराना शफकत जो पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मखसूस सियासी जमात के लिए, जाहिर है उससे फिर सवालात खड़े होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे पहले भी जो है जो तारीख देने का इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन के पास था रोपा के अंदर, लेकिन उसको बाद में जो है वो तब्दील किया गया इसमें जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर।
लेकिन उसके बाद जो है वो ये शायद ओवरलुक हुआ। इलेक्शन कमीशन इन हालात में इलेक्शन करवा सकता है साफ और शफाफ? देखें, ये तो देखना तो पहले जिम्मेदारी उसकी 2183 के नीचे साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। मतीउल्लाह जान साहब, हो यही रहा है कि वो उन 4 लोगों जैसी सूरत हाल है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उन्होंने कहा गया कि बताएं हाथी कैसा होता है। किसी के हाथ में जो है वो एक टांग आई तो उसने कहा हाथी इस टांग जैसा होता है, दरख्त के तने जैसा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने सूंड तो ये वो सूरत हाल है। जब आंखों से पट्टी खोली तो पता लगा हाथी तो कुछ और चीज है। जी जनाब, तो वही कुछ। अफसार आलम साहब, आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन कमीशन का हाथी है ये किस तरह का है? क्या ये इलेक्शन कराने के काबिल है इन हालात में, जब हर तरफ से बकौल खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसके पर काटे जा रहे हैं, हाथ में बांधे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करने दिया जाता अदालतों की तरफ से? देख, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है आज पार्लियामेंट को। ऐसे ओपनली एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको, सब इदारों को, उनके सरबराहों को बोलना चाहिए अगर वो समझते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा किसी भी तरफ से। आपने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी कहता है। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इदारों के सरबराहों को अगर आइन और कानून के मुताबिक काम करने से उन्हें रोका जा रहा है, रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो उन्हें बात पब्लिक में लानी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी है, यही जमहूरियत है और यही आइन की हाकमियत है। अब उसमें उन्होंने जितनी वजूहात लिखी हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई भी इनवैलिड है। अब उन्होंने जो डस्का इलेक्शन का जिक्र किया उसमें कि उस पे जो उन्होंने एक्शन लिया था और जिससे हमें ये लगा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद मुख्तार होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेगा, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। ना सिर्फ स्टे ऑर्डर दे दिया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दे दिए इलेक्शन कमीशन को कि आप इन प्रोसीड नहीं करेंगे, इनके खिलाफ क्यों नहीं करेंगे। वो ब्यूरोक्रेट्स क्या हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स क्या हैं, वो आइन से मावरा हैं, वो कानून से बुलंद हैं, तो आप बता दें, डिक्लेयर कर दें कि ये जितने आपने इसमें जिन लोगों को चार्जशीट किया है ये आइन और कानून से बुलंद हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ये जो खुफिया किस्म के फ़ैसले हैं, खुफिया किस्म की गुफ्तगूएँ होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि मैलाफाइडी होती है। इसी तरह जैसे अभी काजी फायजी साहब आए हैं पार्लियामेंट में, सामने आए हैं ना, छुप के किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए मामला तो तय नहीं कर रहे, लेकिन हम वो जो उस चीज़ को तो हम कबूल करते हैं कि अगर खुफिया कमरों में जाके मुज़ाकरात किए जाएं और मुकमुका किया जाए, लेकिन जब JITs बनाई जाए तो फिर हम बेंच में बिठा के खामोश पैगाम देते तो उसको उस पे हम कोई बात नहीं करते, लेकिन इस पे हम मुसलसल उनको क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है, ओपनली किया है, और इस पे सोचना चाहिए जुडिशरी को भी और पार्लियामेंट को भी, और पार्लियामेंट को इस पे अमल भी करना चाहिए। एक मैं इलेक्शन कमीशन के और कानून का हवाला देना चाहूँगा। सेक्शन 69 है जो 2017 के एक्ट में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कानून बनाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। अब मुझे बताएं कि वो कानून नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, और जब हम एक सूबे में सिर्फ इलेक्शन करवाएंगे, पंजाब में KP की तरफ हमने आंखें बिल्ली की तरह बंद कर ली है। कबूतर जब आंखें बंद करते हैं ना बिल्ली को देख के, आपको बताते KP पे हमने आंखें बंद कर दी हमारी जुडिशरी। अभी KP के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो दरख्वास्त चंद तकनीकी से एतराज़ात लगा के फोटोकॉपियाँ क्लियर नहीं है, नोटिस जो है वो रिस्पोंडेंट को कॉपी उसकी नहीं दी गई, इस तरह के वापस कर दिया। और सुना है कि PTI अब वो दरख्वास्त वापस ले गई है। अब वो शायद KP के में इंटरेस्टेड भी नहीं है, और सारा झगड़ा ही पंजाब का था, और पंजाब के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ ना, क्या ये तो आप बताएं, आप कितने सालों से, दहाइयों से आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं आप, ऐसे अदलिया अपनी साख बना सकेगी? इस तरह की ब्लेटेंट जो आप साइड्स ले रहे हैं बाज़ जगहों पे और बाज़ पे खामोश हो जाते हैं क्या? जो लेकिन अफसार साहब एक मिनट ठहर जाएं। जो 90 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इंतखाबात 2 महीने के अंदर अंदर होने थे, 60 दिनों के अंदर अंदर, जहाँ से PTI ने रिजाइन किया था, वो क्या वहाँ इंतखाबात हो गए? अगर नहीं हुए तो क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी इस तरह से भी नहीं है कि उस पर भी LHC ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है स्टे ऑर्डर? क्यों नहीं उस पर इलेक्शन करवाने दे रही है कोर्ट्स? वो वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है?
तो जब और फिर पिछले फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है पंजाब के इलेक्शन करवाए जाए 16 मई को या 14 मई को, उसी में तो केपी की दरख्वास्त पे क्यों नहीं उन्होंने फैसला किया, उसको कह दिया कि आप जिस भी मुनासिब फोरम पे जाएं वो जा सकते हैं। ये फोरम शॉपिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला करती है? जिसमें तो मेरा अच्छा नहीं, अफसार साहब एक तरफ एक और बात भी तो है ना, आप ये देखें ना, आइन के अंदर वजीर आला को इख्तियार तो है ना कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो बाद में हम लड़ाई कर रहे हैं, उस वक्त की ऑपोजिशन जो पंजाब के अंदर थी वो सोई रही और उसने उनके इस इकदाम को चैलेंज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो क्या अब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज भी तो है ना, क्या इसको नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट देखे कि हाँ फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखे ना, हर आदमी आइन की बात कर रहा है और आइन की तो ये कंफ्यूजन क्यों रखी जाती है, ये भी तो देखना है ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक के दौरान कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने आज कानून भी, बल्कि पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में कानून पास कर दिया है जिसमें चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील देने के अख्तियारात को मशरूत कर दिया है 3 रुकनी जजों की कमेटी के फैसले से, अक्सरियती फैसले से। एक वक्फे के बाद बात करते हैं। जी हाँ, वो कानून भी पास हो गया जिसका बहुत सौ को इंतज़ार था, ख़ास तौर पे हुकूमत को। इस नया कानून जो मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया है अब दोबारा सदर के पास जाएगा और 10 दिन तक अगर सदर इस पर कोई राय नहीं देते तो 10 दिन के बाद, यानी आज से अंदाज़ा लगा लें 21 अप्रैल को ये कानून बन जाएगा और 21 अप्रैल के बाद चीफ जस्टिस के सो मोटो केसेस में बेंचों की तश्कील के जो अख्तियारात हैं वो मशरूत हो जाएंगे जजों की 3 रुकनी कमेटी से जो अक्सरियत से फैसला करेगी। अफसार आलम साहब, ये कानून तो मंजूर हो गया मगर आप समझते हैं ये मसले का हल है? और कुछ लोगों को ये शिकायत है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम किए जा रहे हैं और शायद सदर मुल्कत ने भी यही एतराज़ उठाया है। नहीं, ये देखें, ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ये बात कहना। और मैं पहली बात तो ये कि मैं कोई पेशीन कोई नहीं कर रहा कि इससे मामला ठीक हो जाएंगे। जाहिर है इस वक्त लगता है कि वो उस कानून की ज़रूरत है, उससे मामला दोबारा पटरी पे चढ़ जाएंगे। आगे जाके क्या मसला रास्ते में खड़ा होता है वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन ये बात जो सदर ममलकत ने भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, ये गलत बयानी है। मैं झूठ कहना चाह रहा था लेकिन झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, गलत बयानी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कैसे कम किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जजेस बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट तब बनती है जब पूरे जजेस हों, जैसे वफाकी कबीना के तमाम मेंबर्स वफाकी कबीना बनाते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम जजों पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुझे तो लगता है इजाफा किया गया है कि बजाय वाहिद शख्स के इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा गया है और वन मैन शो जिसको कहा गया है ब्रदर जजेस की तरफ से, उसको एक बंदे से डिक्टेटोरियल इख्तियारात लेके एक 3 मेंबर कमेटी को, ये बेंच को दिए गए हैं कि वो फैसला करे। विजडम ज़्यादा लोगों की इस्तेमाल हो, ज़्यादा लोगों की फहम इस्तेमाल हो सो मोटो पे एक एक्शन लेने की। ये नहीं है कि एक शख्स को रात को ख्वाब आया या घर में किसी ने मशवरा दिया तो वो उसके मुताबिक सुबह उठ के सो मोटो ले ले, ऐसा नहीं होगा। अब 3 लोगों को ख्वाब एक ही जैसा आना चाहिए या 2 को आना चाहिए 3 में से, और तो फिर ना ही मशवरा मिलना चाहिए तब जाके। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना, देखें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो ब्रेक पर जाने से पहले क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बात की थी ना, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि इनकी बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ की अपोजिशन और यहाँ की हुकूमत जो PDM है उन्होंने बहुत ही नाअहलियत का मुजाहरा किया, बार बार किया। उन्हें अपना केस अदालतों में लड़ना चाहिए था, उन्हें इस बुनियादी नुक्ते को चैलेंज करना चाहिए था कि सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की रीज़न क्या है। और जिसका जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने अपने फैसले में जिक्र भी किया, पहले फैसले में, चलें वो नहीं किया, उन्होंने नाअहल थे, लेकिन फिर भी जो फैसला आया था सो मोटो के बारे में वो तो 4-3 का है। हम उस पर बात क्यों नहीं करें? जो फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 4-3 का है, उन्होंने सो मोटो डिसमिस कर दिया इस बुनियाद पे कि ये बनता ही नहीं है सो मोटो इस पे। तो हमें उस फैसले को कम अज कम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको तो नाफिज करना चाहिए। अगर ऑपोजिशन ने या PDM ने गलती की है, लेकिन जजेस ने तो मेजॉरिटी जजेस ने तो गलती नहीं की थी ना, लेकिन यहाँ पे अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा क़य्यूम, आप कैसे देख रहे हैं? अब ये आज की डेडलाइन थी 21 अरब रुपये फराहम करने की, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल असम्बली में डाल दिया गया है और अब वो इजलास 12 अप्रैल को होगा। तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे? अगर करेगी तो क्या कौमी असम्बली के खिलाफ करेगी? जहाँ जो ये, क्योंकि ये अब मनी बिल जो है ये कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी बन गया है,
अब ये उसकी कस्टडी में चला गया है, तो किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कल कार्रवाई कर सकती है कल की रिपोर्ट के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कहा अपने हुक्म के अंदर शेड्यूल जारी करते हुए कि फोर्थ विद जो है वो फंड्स जो हैं वो फराहम किए जाएं। तो जाहिर है जो फंड्स हैं वो तो 10 अप्रैल की डेडलाइन थी, 10 अप्रैल की आज की डेडलाइन थी ना, 11 को आपने रिपोर्ट पेश करनी है ना चैम्बर के अंदर परयूजल के लिए फाजिल जज साहबान के, क्योंकि उस बेंच ने निगरानी का भी एक उसका बीड़ा उठाया है ना, सिर्फ फैसला ही नहीं दिया, बाकी मामला भी अदालत ने अपने हाथ में रखे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। निगरानी तो होगी, निगरानी तो होगी, इलेक्शन तो होगा। तो जाहिर है ये पार्लियामेंट अब पैसे जो हैं वो पब्लिक मनी से जाने हैं ना जी। अब ये तो नहीं है अगर किसी की जाती पॉकेट कर देती है तो क्या होगा? जाती पॉकेट तो नहीं है, तो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया, तो फिर जाहिर है जो पार्लियामेंट का फैसला है, मुझे बताएं कि पार्लियामेंट के फैसले अगर वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? क्या ये पार्लियामेंट जो आप स्क्रूटनी तो नहीं कर सकते हैं? क्या पार्लियामेंट जो है किसी अदालत के कहने पे, किसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कानून साजी करती है पार्लियामेंट? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ना पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया जा सकता है और ना कहा जा सकता है कि फलां लेजिस्लेशन करें, फलां लेजिस्लेशन ना करें। हाँ, एक केस था जिसमें वो अज़ा की पेवंदकारी वाला था, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, गाइडलाइंस थी कि ये सजेशंस हैं और उसको पार्लियामेंट अगर मुनासिब समझती है अडॉप्ट जैसे अब ये नैब तरमीम वाला केस सुना जा रहा है, exactly. उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ सजेशन देती है कि ये चीजें जो इसको देख लें तो पार्लियामेंट उसको अकॉर्डिंगली लाजमी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर कि एज इट इज उसी तरह से एक्ट करना है। अच्छा, अफसार साहब आपको क्या नजर आ रहा है, इलेक्शन हो जाएगा या नहीं? पंजाब असेंबली का? जी पंजाब का। और तो अभी फिलहाल कोई भी किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। पंजाब असेंबली का इलेक्शन मुझे मुश्किल लग रहा है फिलहाल, क्योंकि देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई, पैसे प्रोवाइड नहीं हुए, इस वक्त डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और नया ऑपरेशन भी शुरू हो गया अब तो सिक्योरिटी। अकलियत जो है वो अक्सरियत पे अपना फैसला नाफिज करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा है कि हमारे पर काट दिए गए हैं और मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि उनके पर वाकई काटे गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में मिलिट्री मार्शल लॉ के बाद अब जुडिशल मार्शल लॉ लगे। मार्शल लॉ क्या होता है? एक या दो या तीन बंदों की अपनी फहम, अपनी अकल, वो समझते हैं हम अकले कुल हैं और हम जो फैसला कर देंगे 23 करोड़ आवाम को वो सर झुका के मान लेना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। हम आज़ादी पसंद लोग हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। ये कोई चाइनीज़ मॉडल तो यहाँ नहीं चल रहा कि यहाँ एक पेट्रियार्क बैठा हुआ है और सारी कौम आगे रुकू में चली जाए। यहाँ हर बंदे की अपनी आवाज़ है, अपनी राय है, उसमें जो मेजॉरिटी कहेगी वैसे होना चाहिए। जो आइन में लिखा है वो भी बेसिकली आवाम की राय तस्वर होती है, जो कुछ भी आइन में लिखा है, मगर असल चीज़ आइन का तर्जुमा आवाम की राय तशरीह करना है। किसी शिक की तशरीह कर दी जाए, किसी का सिर्फ तर्जुमा कर दिया जाए तो वो भी शायद एक इम्तियाजी सलूक होगा किसी भी अदालत जी। वो तशरीह और तर्जमा जो है, तशरीह और तर्जमा जो है वो मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, वो किसी की साइड लेने के लिए नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए और उसमें अक्सरियत की जो तर्जमा और तशरीह है उसको इज्जत देनी चाहिए, ना कि अकलियत को। बिल्कुल सही। कहीं क्विकली आज क्यूरेटिव रिव्यू जस्टिस फाइज ईसा के हक में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो इमरान खान की हुकूमत ने उसके खिलाफ एक नाम नहाद दूसरी नज़रसानी दायर कर दी जो तारीख में कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। एक ही नज़रसानी होती है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी हो जाता है। तो आज चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल के सामने उनके चैम्बर में ये वो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने दायर की थी वो लगी थी, उस पर फैसला महफूज हो गया है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि फैसला इसमें महफूज होना था या सिंपल कहना था भाई यार जो मुद्दई सुस्त हो रहा है तो जज क्यों चुस्त हो? मतलब ये इसी हवाले से ना एक CDA का केस था, वो मंसूर अली शाह साहब के पास लगा, उनका बेंच था, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्यूरेटिव रिव्यू है। उन्होंने कहा ये आप कौन सी जुरिस्डिक्शन से ये लेके आए हैं क्यूरेटिव रिव्यू? उन्होंने कहा जी ये इंडियन जुरिस्डिक्शन में है। तो उन्होंने कहा ये केस आप इंडिया ले जाएं क्योंकि पाकिस्तान का कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता और ये कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा था ही नहीं कि जिस पे आप क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल करें। तो ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको अपने पास रख के बैठे हैं तो और फैसला महफूज है, फैसला महफूज करके तफसीली आएगा, अल्लाह खैर ही करे। तो ये इसको देखने वाली बात है कि क्या अब उसी फैसले के खिलाफ है
जो जिसमें चीफ जस्टिस का फैसला जो है वो माइनॉरिटी में चला गया, माइनॉरिटी में चला गया। अब वो खुद ही उसको बैठ के जो है वो सुन सुनेंगे कि हाँ ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। सारों का कुछ ना कुछ राय तो किसी और बेंच को भी भेज सकते थे। बहरहाल कयूम सदीकी और अफसार आलम साहब बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस अमर की है कि क्यूरेटिव रिव्यू नहीं बल्कि क्यूरेटिव मेजर्स की ज़रूरत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के कायद की तरफ से, और उम्मीद है कि 11 तारीख को जो नया कानून नाफिज़ुल अमल होगा उस कानून का एहतराम किया जाएगा, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जजों के हल्फ में है कि जो काम वो करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, और कानून पार्लियामेंट बनाती है, तशरीह यकीनन सुप्रीम कोर्ट करती है, मगर जब तक तशरीह नहीं होती कानून नाफिज़ुल अमल होगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।